नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंबाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात गोरखपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां विमान में बम की खबर से हड़कंप मच गया। बेंगलुरु से गोरखपुर ये विमान आ रहा था, इसी दौरान बम की खबर मिली। अकाशा एयर की फ्लाइट QP 1880 में बम मिलने की सूचना मिली थी। कंपनी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर यह सूचना मिली थी, जिसके बाद एक्स हैंडल पर विमान में बम होने की सूचना दी गई थी। सूचना पर एयरपोर्ट प्रशासन, वायुसेना प्रशासन और सक्रिय हो गया। अधिकारियों के साथ बम निरोधक दस्ता एयरपोर्ट पहुंचा। फ्लाइट पहुंचने पर सवार 188 यात्रियों को बाहर निकाला गया। हालांकि पूरे विमान की जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बम की सूचना पर पूरी तरह ये जो खबर थी वो अफवाह निकली। तो बीते 3 महीनों में ये कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें फ्लाइट में बम की खबर सामने आई थी, बम की चेतावनी दी गई थी। हालांकि सभी खबरें बाद में अफवाह निकली। तो गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां विमान में बम की खबर से हड़कंप मच गया। बेंगलुरु से गोरखपुर ये विमान आ रहा था जिसमें बम की खबर मिली। अकाशा एयर की फ्लाइट QP 1880 में बम की सूचना मिली थी। कंपनी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसकी सूचना दी गई थी, जिसके बाद एक्स हैंडल पर विमान में बम होने की सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन, वायुसेना प्रशासन और ज्यादा सक्रिय हो गया। अधिकारियों के साथ बम निरोधक दस्ता एयरपोर्ट पहुंचा। फ्लाइट की पूरी तरह से चेकिंग की गई। जो भी यात्री फ्लाइट में सवार थे उन सबको पहले बाहर निकाला गया। विमान की जांच हुई। हालांकि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे यह चीज साफ है कि बम की जो सूचना थी वो पूरी तरह से अफवाह थी। तो गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एक्स हैंडल पर विमान में बम मिलने की सूचना मिली थी। बेंगलुरु से गोरखपुर ये विमान आ रहे थे। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए अनीश बड़ी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। अनीश, क्या कुछ जानकारी है? गोरखपुर में बेंगलुरु से गोरखपुर आ रही एक फ्लाइट में बम के मिलने की सूचना मिली थी। जी, बेंगलुरु से गोरखपुर जो विमान आ रही थी उसमें बम की सूचना मिली, जिससे मौके पे बम स्क्वाड दस्ता पहुंचा और पूरे विमान की जांच की गई, जिससे पूरे एयरलाइंस में और विमान में हड़कंप मच गया। एक अताहा सा बन गया, लोग भयावह स्थिति बनी थी। लेकिन बम स्क्वाड की टीम ने काफी मशक्कतों के बाद बताया कि इसमें बम नहीं, जो सूचना दी गई थी वो गलत है। बिल्कुल अवनीश, क्योंकि फ्लाइट में जो थे 188 लोग सवार थे, ऐसे में जब ये सूचना मिली, जांच बैठाई गई, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, तो लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोगों का क्या कुछ रिएक्शन रहा? जी, जैसे ये सूचना प्राप्त हुई वैसे ही लोगों के जो होश हैं वो उड़ गए और लोग जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे। लोगों को एक भयावह स्थिति बन गई, लोग डर गए, काफी हताहत भी हो गए। वहीं मौके पे बम निरोधक दस्ता पहुंचा और पूरे विमान की जांच की। उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि ऐसी जो सूचना थी अफवाह थी, जिससे जो है यात्रियों को जो है चैन की सांस आई। बिल्कुल अनीश, ये बात बताइए कि जब ये बेंगलुरु से उड़ान भरी तब ये बम की सूचना मिली या लैंडिंग के दौरान सूचना मिली कि इसमें बम है? नहीं, लैंडिंग के दौरान ये सूचना मिली और जो है तत्काल मौके पे बम स्क्वाड दस्ता पहुंचा और पूरे विमान की जांच किया, लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया। वहीं जब बम स्क्वाड द्वारा जो है ये पुष्टि कर दी गई कि विमान में कोई बम नहीं है, तब जाकर के जो है यात्रियों को चैन की सांस आई। लेकिन हालांकि अवनीश, अकाशा एयरलाइंस की ये जो फ्लाइट थी QP 1880 एक्स हैंडल पर, इसका एक तरह से चेतावनी दी गई थी कि फ्लाइट में बम है। क्या माना जाए, क्या अब जांच बैठा दी गई है? जांच कितना आगे पहुंच पाई है? क्या कुछ निकलकर सामने आया? साइबर सिक्योरिटी का इस दौरान क्या कुछ कहना है? किस पर्सन ने या कौन इसके पीछे जिम्मेदार जो है सामने आया है? जी, संबंधित अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया। संबंधित अधिकारियों ने अभी कुछ कैमरे के सामने बयान नहीं दिया है। संबंधित अधिकारियों का कहना यह है कि जांच चल रही है। बम निरोधक ने जो है पूरा विमान जांच किया है, जांच बैठाई गई है। पूरी बारीकी से जांच के बाद तो जो रिपोर्ट आएगी आपको बताया जाएगा। बिल्कुल अनीश, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये भी सूचना आ रही थी कि पिछले कई दिनों से जो फ्लाइट है उसमें एयर इंडिया भी है, विस्तारा भी है, उनमें भी बम मिलने की धमकी मिली थी, लेकिन कहीं से कोई चीज जो अफवाह है वो बताया जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि लगातार इस तरह की जो सूचनाएं मिल रही हैं, तो प्रशासन क्यों नहीं अभी तक एक्टिव हुआ था? अगर हम बात करें स्लीपर सेल की, तो इस समय स्लीपर सेल का जो सिस्टम है वो जोरों पे है और लोगों के बीच एक सरगर्मी भी बनी हुई है। लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। कुछ रोहिंग्या हैं, कुछ ऐसे हैं
जो यहाँ स्थानीय लोगों की मदद से जो है, अभी बीते दिनों अखबार में खबर छपी थी कि जो स्लीपर सेल हैं वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ प्रधान और कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं जो स्लीपर सेल का आधार कार्ड और अन्य चीज बना करके उनको शरण दे रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं ऐसे माना जाए, लोगों ने जो आशंका जताई है, जो अखबार में जो खबर छप रही है, तो इस तरीके से जब घटनाएं हो रही हैं या चर्चाएं आ रही हैं, लेकिन अवनीश, जिस तरह से बीते 3 महीनों से फ्लाइट को ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है, अलग अलग तरह से धमकियां दी जा रही है, क्या माना जाए आखिर जांच कितना आगे बढ़ पाई है? आखिर क्या वजह कि अभी तक जो गुनहगार है या जो जिम्मेदार है उन पर शिकंजा नहीं कसा गया, नहीं पहुंचा जा चुका है, वो पहुंच से काफी दूर अभी तक दिख रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, इंटरनेट जो है उसका जमाना जोरों पे है और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है। साइबर सेल और अन्य विभाग जो है लगातार लगा हुआ है उनकी पुष्टि करने के लिए, और जल्द ही अधिकारियों ने बताया कि इसकी जांच की जाएगी और जो इसमें आरोपी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो है अधिकारी एक एक चीजों को बारीकी से जांच भी कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया, अवनीश, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीजें काफी सामने आ रही है, तो क्या अभी तक कोई अधिकारी इसके बारे में कुछ पता लगा पाए? नहीं, अभी इस तरह की कोई बात नहीं आई है। अधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके के जो फेक आईडियां हैं, फेक आईडी पे इस तरह की बात होती है। अधिकारियों का कहना है कि फेक आईडी पे इस तरीके की अफवाह फैला दी जाती है, लेकिन जो हमारा कार्य है, हम लगातार युद्ध स्तर पे लगे भी रहते हैं, उसकी जांच भी करते हैं, और अगर कोई आरोपी पाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। वहीं संबंधित अधिकारी युद्ध स्तर पे लगातार लगे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। अभी कुछ कैमरे के सामने हालांकि जब अवनीश इस फ्लाइट को लैंड करवाया गया गोरखपुर एयरपोर्ट पर, तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? हाँ, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जैसा कि आप जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया भी अपने गृह जनपद है, 2 दिवसीय का कार्यक्रम है। वहीं आप जान रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री महोदय गृह जनपद पर रहते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था चार चौबंद रहती है। वहीं आज जो है सुरक्षा व्यवस्था की अगर आप बात करें गोरखपुर में, तो सुरक्षा व्यवस्था चार चौबंद रही, और एयरपोर्ट पे जो है लगातार हमको लग रहा है कि कई टीमें जो है शिरकत करते नजर भी आई। बिल्कुल अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो गोरखपुर में लैंड हुई इस फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी, हालांकि कोई बम नहीं मिला है, अधिकारियों की तरफ से कोई खबर सामने नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, नामांकन का आज आखिरी दिन, बीजेपी के प्रत्याशी आज नामांकन कर सकते हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बीजेपी ने कल ही लिस्ट जारी की थी, सपा के कई प्रत्याशी आज पर्चा भरेंगे। तो उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नामांकन का आज आखिरी दिन है, बीजेपी के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि कल ही बीजेपी ने लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद आज नामांकन प्रक्रिया होगा। आपको बता दें सपा के भी कई प्रत्याशी हैं जो आज पर्चा भरेंगे। तो उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं कि नामांकन का आज आखिरी दिन है, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी जो है आज नामांकन करेंगे, जबकि बीजेपी ने कल ही लिस्ट जो है कैंडिडेट की वो जारी की थी। इसके साथ ही सपा के कई प्रत्याशी भी आज पर्चा भरेंगे, नामांकन करेंगे। तो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है यूपी में, जिसमें आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन पर ही जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो नामांकन करेंगे। बीजेपी ने कल ही लिस्ट जारी की थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज सपा के भी कई प्रत्याशी जो हैं आज नामांकन कर सकते हैं। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं आज वो नामांकन करेंगे, पर्चा भरेंगे। इसके साथ ही सपा के भी कई प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। आपको बता दें कि सपा जो है वो 9 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। गठबंधन की जो सरकार है या इंडिया गठबंधन जो है वो सब सपोर्ट करेगी। तो सपा के 9 प्रत्याशी जो हैं उसमें से भी कई प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने कल अपनी कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो जारी की थी, जिसके बाद से आज सभी प्रत्याशी जो है नामांकन करेंगे। तो यूपी में उपचुनाव होने वाला है, 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जबकि एक और सीट जो मिल्कीपुर है उसको लेकर अभी भी जो डेट है वो क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक याचिका जो है वो हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है। बीजेपी ने कल ही इस लिस्ट जारी की थी, जिसको लेकर आज सभी जो प्रत्याशी हैं
वो नामांकन करने वाले हैं। तो यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन करेंगे, अपना पर्चा भरेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी भी जो है आज अपना पर्चा भरेंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन भी है। उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे, सपा प्रत्याशी भी जो है वो आज नामांकन करेंगे। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आपको खबर बता दें, जहां आज उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है 25 अक्टूबर, यानी आज नामांकन का आखिरी दिन। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज अपना नामांकन करेंगे। हालांकि बीजेपी ने एक दिन पहले ही यानी 24 अक्टूबर को ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। सपा के भी कई प्रत्याशी आज अपना पर्चा भरेंगे। तो यूपी में उपचुनाव की गहमागहमी तेज होती जा रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन, 13 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे। ऐसे में बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। बीते दिन ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, कैसी हलचल देख पा रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव के लिए काउंटडाउन जो है शुरू हो गया है। आज नामांकन का आखिरी दिन और इसके बाद 13 नवंबर को वोटिंग और 23 को नतीजे। कैसी हलचल देख पा रहे हैं, कौन कौन से दिग्गज आज अपना नामांकन करेंगे? जी बिल्कुल, यह आज उपचुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है और नामांकन के आखिरी दिन भी राजनीतिक दलों में उथल और हलचल देखने को मिल रही है। आज अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की 8 प्रत्याशी, आरएलडी का 1 प्रत्याशी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। और जिस तरह से एक एयर बनाने की कोशिश की जा रही है कि सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं। इन दावों के बीच सबसे अहम बात यह है कि कुछ दलों को बड़ा सबक भी मिला है, चाहे कांग्रेस को मिला हो या फिर निषाद पार्टी को। जिस तरह से निषाद पार्टी 2 सीटों की डिमांड कर रही थी, उसे एक भी सीटें नहीं मिली। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक दम भरा था कि वह 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुए, 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशी उतार दी, उससे कहीं न कहीं जो है राजनीतिक गलियारे में हलचल देखी जा सकती है। हालांकि आरएलडी का इसमें फायदा हुआ है। आरएलडी को मीरापुर सीट मिल चुकी है, बीजेपी ने उन्हें दे दी है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह उपचुनाव कहीं न कहीं किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए दर्द भरा भी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल आसिफ, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, उसके बाद आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज सारे प्रत्याशी जो हैं वो पर्चा भरेंगे। तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि इस तरह लास्ट मोमेंट पे लिस्ट जारी करना, क्योंकि लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ था, उसके बाद लास्ट टाइम पे ये लिस्ट जो है वो जारी की गई और आज नामांकन का आखिरी दिन। देखिए प्रियंका, जिस तरह से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और खैर सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वह अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसके पीछे यही वजह है कि लास्ट मूवमेंट में समाजवादी पार्टी ने कल ही खैर और गाजियाबाद सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भी काफी मंथन कर रही थी। अगर बात करें बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी, तो निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद कटेहरी और मझवा सीट की डिमांड कर रहे थे और यह भी दावा कर रहे थे कि अगर उन्हें सीट नहीं मिली तो बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता था। तो सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी में पेट फंसा था, ठीक उसी तरह बीजेपी में भी पेट फंसा था। हालांकि आज कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ कर दिया कि वह बीजेपी को जिताने के लिए उनके कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। लेकिन अंदर खाने से खबर यह भी है कि डॉक्टर संजय निषाद बेहद दुखी है, क्योंकि वह 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि
दिल्ली में डेरा जमा रखा था संजय निषाद ने, जेपी नड्डा से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, और अगर मजवा सीट की बात करें वो थी भी निषाद पार्टी की ही सीट। ऐसे में आखिर क्या वजह और क्या रणनीति आप समझ पा रहे हैं? बीजेपी ने किस रणनीति के तहत 8 सीटों पर दम भरने की बात यहां पर सोची, और निषाद पार्टी की थाली जो है एक तरह से खाली रह गई, और दूसरी सीट जिसमें वो मांग रहे थे वो भी उनके हाथ से चली गई। तो क्या रणनीति के तहत बीजेपी 8 की 8 सीटों पर दम भर रही है? देखिए, अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने पूरा फुल प्लान तैयार कर लिया था, और जिस तरह से इसकी कमान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। और बात करें सहयोगी दलों की, तो सहयोगी दल चाहे निषाद पार्टी हो या फिर अपना दल हो या फिर रालोद हो, सभी सीटों की चाह रखते थे। हालांकि इसमें सफलता रालोद को मिली, लेकिन जो दर्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज डॉक्टर संजय निषाद का देखने को मिला, कहीं न कहीं यह उथल-पुथल मचाने वाला है। बड़े ही दबे मन से उन्होंने कहा कि वह बीजेपी को समर्थन करेंगे और सभी सीटों पर जिताने के लिए प्रचार करेंगे। और उनसे जब सवाल पूछा गया कि आखिर 2 सीटों की जिस तरह से आपने डिमांड की थी, 2 सीटें पाने के लिए आप दिल्ली भी गए और यहाँ भी तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे थे, इसका उन्होंने सीधा जवाब न देकर गोलमोल जवाब दिया। और अक्सर बिल्कुल आसिफ, यानी उपचुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। आज कई दिग्गज अपना नामांकन करेंगे। हालांकि उपचुनाव का रण किस तरह से सजता है, क्योंकि रंगभेड़ी जो है वो हो चुकी है और जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है उसके लिए इंतजार। आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो बात कर लेते हैं उपचुनाव से एक और बड़ी खबर की। मिल्कीपुर उपचुनाव मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। मिल्कीपुर उपचुनाव मामले में जवाब मांगा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। आपको बता दें, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जनहित याचिका को लेकर ही जवाब मांगा है। याचिका में उपचुनाव समय से कराने की मांग की गई थी। बीजेपी नेता की याचिका लंबित होने के कारण अभी तक उपचुनाव नहीं हो पा रहा है। वहीं इस मामले में 2 नवंबर को अगली सुनवाई का डेट दिया गया है। तो आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट को लेकर उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग से हाईकोर्ट ने जवाब मांगते हुए कहा है कि जल्द से जल्द आप अपना जवाब दें। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जनहित याचिका को लेकर ही जवाब मांगा है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ आसिफ जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? आज मिल्कीपुर उपचुनाव मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। जी बिल्कुल प्रज्ञा, अगर मिल्कीपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर भी उपचुनाव होने थे, क्योंकि अवधेश प्रसाद यहाँ के विधायक हुआ करते थे, लेकिन सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई और इस सीट को लेकर भी सभी दल काफी एक्टिव हो गए। यह सीट काफी अहम मानी जाती है और यह सीट एक प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गई है बीजेपी और कांग्रेस को, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए। और जिस तरह से कानूनी दांव पेच फंसा था, इस सीट पर चुनाव की तिथि नहीं घोषित हो पाई। हालांकि बाबा गोरखनाथ ने अपनी रिट याचिका वापस लेने के लिए जो है पहल की और इसके बाद भी सियासत यहाँ पर कम नहीं हुई। और सांसद अवधेश प्रसाद यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच एक वास्तविक की जानबूझ। बिल्कुल आसिफ, हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कब तक जवाब देने के लिए बोला है? जी बिल्कुल रिया, अगर हाईकोर्ट की बात करें तो आज हाईकोर्ट ने एक जवाब मांगा है सरकार से। सरकार निर्वाचन यानी कि निर्वाचन आयोग एक जवाब दाखिल करेगी, इसके बाद तय हो पाएगा कि यहाँ पर कब चुनाव होंगे, किस में चुनाव होंगे। हालांकि क्योंकि आसिफ अब मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को है, क्या माना जाए, क्या जल्द चुनाव संभव? क्योंकि बाकी जो 9 सीटें हैं उनके लिए तो नोटिफिकेशन जारी हुआ, नामांकन का आज आखिरी दिन भी है, उसके बाद 13 नवंबर को वोटिंग है। अब क्योंकि इस मामले में अगर मिल्कीपुर की बात करें 2 नवंबर को अगली सुनवाई, तो क्या माना जाए, क्या अभी चुनाव या थोड़ा और डिले, थोड़ा और इंतजार? देखिए, चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। 13 नवंबर को यूपी के चुनाव होगा और इसकी सारी तैयारी निर्वाचन आयोग ने कर ली है।
मिल्कीपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर अब तेजी दिखाई दे रही है। तो पक्षकार थे उन्होंने अपनी रिट भी वापस ले ली और साथ ही साथ अब अवधेश प्रसाद जो है यहाँ के विधायक भी नहीं रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह कहा जा सकता है कि 2 नवंबर को मिल्कीपुर सीट को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है और 13 नवंबर को जिस तरह से चुनाव होने हैं, तैयारियां भी होनी है, लेकिन अगर कोर्ट ने समय रहते फैसला दे दिया, समय रहते निर्णय कर दिया, तो यह माना जा रहा है कि 10वीं सीट यानी कि मिल्कीपुर सीट पर बिल्कुल आसिफ, अब देखना ये होगा कि मिल्कीपुर सीट को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। 2 नवंबर के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, अंबेडकर नगर से बीजेपी प्रत्याशी का आज नामांकन है। बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद आज अपना नामांकन करेंगे। नामांकन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कटहरी के गोपालपुर बाग में वो नामांकन जनसभा भी करेंगे और 11 बजे डिप्टी सीएम की ये नामांकन जनसभा होगी। तो अम्बेडकर नगर सीट को लेकर यानी अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट को लेकर बीजेपी प्रत्याशी आज अपना नामांकन करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद का आज नामांकन होना है। नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन यहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा करने की पूरी तैयारी है। कटहरी के गोपाल बाग में नामांकन जनसभा भी होगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सीतापुर से है, जहां एक रिक्शा चालक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। वहीं हनुमानगढ़ी के पीछे रिक्शा चालक का खून से लथपथ शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का फॉरेंसिक टीम के साथ मुआयना किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीतापुर से ये बड़ी घटना सामने आई है, जहां रिक्शा चालक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। हनुमानगढ़ी के पीछे खून से लथपथ जो युवक रिक्शा चालक था उसका शव मिला है। आपको बता दें कि ये रिक्शा चालक हरदोई का रहने वाला युवक था। खबर हमीरपुर से है, जहां महिला ने अपने बेटे के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल में रात में करीब 2:30 बजे आग लगा ली, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्कूल में रखे बच्चों के ड्रेस, किताब और बच्चों के मार्कशीट्स भी इस दौरान जलकर राख हो गए। स्कूल में आग लगने से करीब 7 लाख का सामान जलकर राख हो गया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बाकी रोड का ये पूरा मामला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक